हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग हेडिंग लिख चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अर्थात न्यूटन का गति नियम। तो न्यूटन के गति नियम को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग फोर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर फोर्स क्या होता है। तो मान लेते हैं कि यह एक कोई वस्तु है, यह कहीं पे रखा हुआ है। तो हम लोग इधर से आए और इस पर हम लोग पुश किए या इधर आकर इसे हम लोग पुल किए। इधर से हम लोग इसे या तो पुश अर्थात धक्का दिए या खींचे। तो हम लोग एक सीधी सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। तो इसे लिखकर हम आप लोगों को बता देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि वस्तु को धक्का देना, जैसे कि इस वस्तु को हम लोग इधर से धक्का दिए या इसे इधर आकर खींचे, तो वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। हम लोग वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो ऐसा नहीं कि बार बार हम लोग सफल नहीं हो जाएंगे। अगर बाय द वे ये वस्तु इतना भारी है कि हम लोग इधर से आकर इसे धक्का दिए और डिस्प्लेस न कर सके, तो ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स एक्ट नहीं किए, फोर्स लगाए बट हम लोग फोर्स लगाकर भी सफल नहीं हो सके। तो बल को लगाकर हम लोग कभी कभी सफल भी हो सकते हैं और कभी कभी सफल न भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स न लगाए। मान लेते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई है, तो हम लोग उसे पीछे से जाकर और ऐसे पुश किए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ट्रेन पे बल नहीं लगाए, बल तो लगाए लेकिन हम लोग सफल नहीं हो सके। तो बल ऐसी भौतिक कारक है जिसे लगाकर या तो सफल हो सकते हैं या सफल होने के प्रयत्न कर सकते हैं। आज हम लोग फोर्स को न्यूटन में नापते हैं और पहले इसे हम लोग डाइन में नापते थे। तो से एक बात तो स्पष्ट है कि जो न्यूटन होगा वो डाइन से बड़ा होगा, क्योंकि आज का आधुनिक युग पहले के मुकाबले दिन पे दिन कुछ खास ही होते चला जा रहा है कि आज का एक न्यूटन जो था पहले के 10 के पावर 5 डाइन के बराबर था। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का सेंस यह है कि बल हम लोग लगाते हैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, इसलिए बल एक सदिश राशि है। तो चलिए इसे भी हम लोग लिखकर आपको समझा देते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम यहाँ लिख दिए कि बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का सेंस यह है कि बल का मैग्नीट्यूड भी होता है, अर्थात बल का परिमाण भी होता है, और यह इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसलिए बल एक सदिश राशि है। तो चलिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो आप लोग को बता दें कि जो न्यूटन वैज्ञानिक थे और गैलीलियो दोनों ने मिलकर जड़त्व को अर्थात इनर्शिया, जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोला जाता है। न्यूटन और गैलीलियो दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर इनर्शिया को अर्थात जड़त्व को डिफाइन किया था। इसमें खास बात यह, एक रोचक बात है कि जड़त्व को सबसे पहले गैलीलियो ही डिफाइन किए थे।
बट एक प्रॉपर डिफिनेशन न होने के कारण इसे बाद में सर न्यूटन ने एक प्रॉपर डिफिनेशन के साथ डिफाइन किए, इसलिए यह श्रेय न्यूटन को ही दिया जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम में इन्होंने जड़त्व के बारे में बताया कि जड़त्व दो प्रकार के हो सकता है, एक गति और दूसरा विराम। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि गति जड़त्व क्या होता है और विराम जड़त्व क्या होता है। गति जड़त्व कहने का सेंस यह है कि अगर कोई वस्तु, मान लेते हैं एक वस्तु है, वह गति में है तो लगातार कंटिन्यूअस गति में ही रहेगा। यह न्यूटन ने अपने प्रथम गति नियम में बताए थे कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह कंटिन्यूअसली अपने गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। और विराम जड़त्व कहने का सेंस यह है मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है जो रखा हुआ है, यह तब तक ऐसे ही खड़ी रखी हुई रहेगी जब तक कि हम लोग यहाँ से आकर कोई बाह्य बल इस पे आरोपित नहीं होंगे। तो न्यूटन ने अपने प्रथम गति नियम में बताया कि जब कोई वस्तु अगर गति में है तो वह कंटिन्यूअसली अपना गति में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा जब तक उस पर हम लोग कोई बाह्य बल यानी उस पर हम लोग कोई बाहरी बल लगा न दें। अगर कोई जब तक हम उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे जब तक वस्तु अपना अवस्था में ही बनी रहेगी। तो चलिए इसे डिफिनेशन के तौर पर लिखवा देते हैं और फिर इसे समझा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे कि न्यूटन ने अपने प्रथम गति नियम में बताया कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है और विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ अर्थात न्यूटन का द्वितीय गति नियम को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे चुके हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अर्थात न्यूटन का द्वितीय गति नियम। तो न्यूटन ने अपने दूसरे गति नियम में बताएं कि संवेग में परिवर्तन का दर आरोपित बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक टर्म आया संवेग, जो आप लोगों को बाउंस कर रहा होगा, तो उसका संवेग का मतलब हम आप लोग को यहाँ पर पार्टिकुलर बता दें कि संवेग को हम लोग p द्वारा डिनोट करते हैं। आप लोग यहाँ एक वर्ड में समझ लीजिए कि मास और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे हम आगे के वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देंगे, बट यहाँ के लिए आप प्रॉपर समझ लीजिए कि मास और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो न्यूटन साहब ने अपने द्वितीय गति नियम में बताएं कि संवेग में परिवर्तन का जो दर है आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो चलिए इसे लिखकर हम आप लोग को एक बार बताते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं कि संवेग में परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। तो इससे हम लोग साबित करेंगे कि अगर संवेग में परिवर्तन के दर बल के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ सही है, अगर संवेग में परिवर्तन का दर बल के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ गलत है। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और सिद्ध करते हैं कि संवेग में परिवर्तन के दर बल के बराबर आता है या नहीं। तो हम आपको पहले यहाँ पर बताएं कि संवेग को mv से लिखा जाता है और दर का अर्थ है कि t से इसे डिवाइड करें, t से इसे भाग दें और वह फोर्स के बराबर आना चाहिए अर्थात बल के बराबर आना चाहिए। अगर संवेग में परिवर्तन का दर बल के बराबर आता है तो न्यूटन सेकेंड लॉ सही माना जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन यानी मान लेते हैं कि पहले मास m1 था, v1 था और बाद में मास m2 और v2 हो गया। तो इसे मान लेते हैं, इसे लिख दिए कि बाद में मास m2 और वेग v2 हो गया और पहले मास m1 था और
वेग v1 था और इसे t से डिवाइड कर दिए। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, अर्थात मास यहाँ पे भी 5 kg का है कोई वस्तु, तो उसे अमेरिका भी ले जाकर अगर नापा जाएगा तो वह 5 kg का होगा। तो इससे स्पष्ट है कि जो m1 और m2 जो है दोनों बराबर है। तो इसे हम दोनों के जगह पर m लिख सकते हैं। तो mv2 माइनस mv1 बटा t, इन दोनों में से हम m को कॉमन ले सकते हैं और लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t1। यहाँ से आप लोग एक फार्मूला को देख पा रहे होंगे कि v2 माइनस v1 बाई t यानी वेग में परिवर्तन के दर बटा समय, जो कि एक्सीलरेशन के बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है, जिसे a द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस पूरे के जगह पर हम लोग a को लिख सकते हैं और यहाँ पर आ गया फाइनली ma, जो कि फोर्स के बराबर है। तो यह सत्यापित हो गया कि जो संवेग में परिवर्तन का दर होता है वह फोर्स के बराबर होता है, अर्थात सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सही है। चलिए हम आप लोग से अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं कि आखिर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग लिख चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में क्या बताने की कोशिश की है कि मान लेते हैं कि यह कोई एक वस्तु है, अगर इस पे हम लोग इधर से आके कोई एक्शन करेंगे, मान लेते इस पर हम आके इधर से कोई बल लगाएंगे, तो इधर से ये वस्तु भी हम लोग के ऊपर एक बल लगाएगा, अर्थात इधर से हम लोग एक एक्शन करेंगे तो इधर से ये वस्तु एक रिएक्शन करेगा, ये वस्तु इधर से रिएक्शन करेगा। तो न्यूटन्स ने थर्ड लॉ में बताएं कि हम लोग अगर किसी वस्तु पर एक्शन करेंगे तो वस्तु भी हम लोग पर रिएक्शन करेगा, बस अंतर सिर्फ इस बात का रहेगा कि हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे और वह वस्तु हम लोग जो बल लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में लगाएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग लिखकर आपको समझा देते हैं। तो न्यूटन ने अपने तृतीय गति नियम में बताएं कि जब किसी वस्तु पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वस्तु भी हम लोग के ऊपर एक बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। कहने का सेंस यह है कि हम लोग इधर से अगर फोर्स F लगाएंगे तो वस्तु भी इधर से फोर्स F ही लगाएगा, बस अंतर इतना सा रहेगा कि हम लोग इस डायरेक्शन में लगाएंगे और वस्तु हम लोग के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मान लेते हैं हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए वो पॉजिटिव है, तो वस्तु उसके विपरीत दिशा में अर्थात नेगेटिव दिशा में फोर्स लगाएगा। तो यही न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में बताए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 9 से 12 तक ऑल पेपर को तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।